ऑनलाइन क्लास में सभी स्टूडेंट्स का फिर से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज हम प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि प्रस्तावना का जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है। तो यह अमेरिका से लिया गया है कि संविधान के लिए एक प्रस्तावना का होना अनिवार्य है, लेकिन जो हमारी प्रस्तावना की जो भाषा है वह हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। आगे हम देखते हैं कि जो प्रस्तावना है वो क्या है। कि प्रस्तावना एक दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है। प्रस्तावना से ही स्पष्ट होता है कि भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या है, भारतीय जो सरकार है, शासन है, उसका स्वरूप क्या है, उसका नेचर क्या है, हमारा जो संविधान जिसे मूल कानून कहा जाता है, ये हमारा संविधान कब लागू हुआ, यह भी प्रस्तावना से ही स्पष्ट होता है। और इसे हम संविधान की उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं। तो क्या संविधान जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है या नहीं, यह भी विवादित रहा। तो इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं कि 1960 में बेहरूभारी केस में न्यायपालिका का जजमेंट आया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, और इसमें न्यायपालिका ने तर्क दिया कि संविधान सर्वोच्च कानून है जिसमें आदर्शों व उद्देश्यों का महत्व नहीं होता। एक्चुअली जो पहले हम बेहरूभारी केस को समझ लेते हैं कि बेहरूभारी पश्चिम बंगाल राज्य जो है उसका एक क्षेत्र है, और जिसे भारत सरकार के द्वारा पाकिस्तान को सौंपने का समझौता हुआ, परंतु इस समझौते का आम जनता के द्वारा विरोध किया गया और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। और जो याचिकाकर्ता था उसने ये आरोप भी लगाया कि ये जो समझौता हुआ है उसमें प्रस्तावना की भावना का उल्लंघन किया जा रहा है, क्योंकि प्रस्तावना में तो हमने देखा कि आम जनता को जो शक्ति है उसका सोर्स माना गया है, यानी प्रभुसत्ता जनता में निहित है। तो इस आधार पर तो फिर पाकिस्तान को सौंपने से पहले जनमत संग्रह होना चाहिए, लेकिन न्यायपालिका ने इसे अस्वीकार कर दिया। और न्यायपालिका का इसे जो बाद में यही निर्णय आया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, और संसद को संविधान संशोधन के द्वारा भारत के किसी भी क्षेत्र को विदेशी सरकार को सौंप सकती है, मतलब इसमें जनमत संग्रह की आवश्यकता नहीं है। ये संसद को अधिकार है, वो संविधान अमेंडमेंट के माध्यम से किसी भी क्षेत्र को विदेशी सरकार को सौंप सकती है। तो यानी बेहरूभारी केस में जो प्रस्तावना उसको संविधान का भाग नहीं माना गया, लेकिन उसी के 13 साल बाद में जो एक इम्पोर्टेंट केस था उसकी चर्चा हम बार बार जिक्र होता ही है किसी न किसी वीडियो में, वो है केशवानंद भारती वाद। इस केस में जो बेहरूभारी केस में दिया गया निर्णय था उसको पलट दिया गया, और इसमें यह निर्णय दिया गया, जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया उसमें ये कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, और यहाँ तक भी कहा कि ना केवल भाग है बल्कि मूल आत्मा है संविधान की। और इसमें ये भी कहा गया कि प्रस्तावना में वैसे ही संविधान संशोधन किए जा सकते हैं जैसे कि संविधान के अन्य भागों में किए जाते हैं। तो बाद में केशवानंद भारती केस में इसे क्या माना गया कि संविधान का भाग है। इसके पश्चात 1994 में एसआर बॉम्बे केस वाद आया, और जो एसआर बॉम्बे वहाँ मतलब ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, और उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था राज्यपाल के द्वारा संवैधानिक संकट के माध्यम 356 का प्रयोग करते हुए। तो इस केस में जो जजमेंट आया, इस केस में जो प्रस्तावना है उसको यहाँ तक कि संविधान का आधारभूत ढांचा माना गया एसआर बॉम्बे केस में। तो इस आधार पर हम ये भी देख लेते हैं कि जब केशवानंद भारती केस में ये कहा गया ही
कि प्रस्तावना में अमेंडमेंट किया जा सकता है। तो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि क्या प्रस्तावना में संविधान संशोधन किया गया है। तो एक बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ है और वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 76 में किया गया और इस अमेंडमेंट के माध्यम से प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। वो है पंथनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया, या तो यूँ पूछ लिया जाता है और या यूँ पूछ लिया जाता है कि कौन सा शब्द जोड़ा गया, ऐड किया गया। तो हमें ध्यान रखना है कि पंथनिरपेक्ष, समाजवाद, अखंडता ये मूल जो प्रस्तावना थी उसमें इनका उल्लेख नहीं था। बाद में संविधान संशोधन के द्वारा इन्हें ऐड किया गया प्रस्तावना में। अब आगे हम ये भी देख लेते हैं कि जो प्रस्तावना उसको मैं एक बार प्रस्तावना में जो भी शब्द उल्लेखित है उनके अर्थ जानेंगे। और ये आई होप कि तुम सबको ये प्रस्तावना याद भी होनी चाहिए। तो प्रस्तावना में लिखा है कि हम भारत के लोग, यानी इससे तात्पर्य क्या है? हम भारत के लोग, भारत को। तो हम भारत के लोग से तात्पर्य यह है कि जो भारतीय संविधान का स्रोत है वो भारत की जनता है, यानी आम जनता है। इससे यह भी स्पष्ट हो रहा है कि भारत में सुप्रीम भी आम जनता है, यानी भारत में जो सुप्रीम है वो जनता है। और भारत में प्रभुसत्ता जनता में निहित है। तो इस तरह हम भारत के लोग से यह स्पष्ट हो रहा है कि इस संविधान को बनाने वाली भी जनता है, प्रभुसत्ता भी जनता में निहित है और संविधान का स्रोत जनता है और भारत में सुप्रीम भी जनता है। फिर आगे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो यानी इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि जो भारत की जो सरकार है, शासन है, शासन व्यवस्था है, जो संविधान है, इनका स्वरूप, इनका नेचर कैसा है? तो इनका नेचर है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। यानी हमारी सरकार कैसी है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जिस समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य यह है कि भारत सरकार आंतरिक व बाहरी दोनों ही मामलों में किसी के अधीन नहीं है, स्वतंत्र होकर निर्णय करती है। ना तो वो किसी विदेशी शक्ति यानी दूसरे देश के अधीन है, ना ही देश के अंदर किसी गुट के से प्रभावित होकर काम करती है, यानी स्वतंत्र होकर के कार्य करती है। समाजवादी यानी दुनिया 2 विचारधाराओं में बटी हुई, एक तो पूंजीवादी और दूसरी समाजवाद। तो समाजवाद में निजी संपत्ति के स्थान पर संपूर्ण समाज के स्वामित्व पर जोर दिया जाता है, यानी जो उत्पादन के साधन है उस पर संपूर्ण समाज का स्वामित्व हो, अमीरी गरीबी की जो खाई है वो कम हो। और वैसे तो 1991 के बाद जब एलपीजी को हमने अपनाया तो उसके बाद उदारवादी मॉडल आ गया, पर फिर भी हम समाजवादी, आज भी समाजवाद का भी प्रभाव है हमारे संविधान पर भी और सरकार पर। फिर है पंथनिरपेक्ष सेकुलरिज्म, यानी हमारी पंथनिरपेक्ष, कई बार हम पंथनिरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष को एक ही मान लेते हैं, लेकिन अलग है। धर्मनिरपेक्ष तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है यानी धर्म से निरपेक्ष, यानी निरपेक्ष यानी तटस्थ, अलग होना। तो धर्म का मतलब यानी मानवीय मूल्य, मानवीय मूल्यों से अलग हो ही नहीं सकते कोई भी, ना तो व्यक्ति हो सकता, ना सरकार हो सकती है। तो इसलिए पंथ निरपेक्ष है। और पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य है कि सरकार का अपना कोई पंथ नहीं होगा, कोई भी संप्रदाय नहीं होगा, मतलब पंथ संप्रदाय से तात्पर्य है, यानी सरकार का अपना खुद का कोई पंथ नहीं होगा, लेकिन सरकार की दृष्टि में सभी पंथ समान होंगे और सरकार प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के
प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता देगी। लेकिन ये भी नहीं कह सकते, इसका मतलब ये भी नहीं है कि सरकार अधार्मिक है, बस ये है कि किसी एक धर्म को महत्व नहीं देगी। लोकतंत्रात्मक का मतलब है ही कि भारत में डेमोक्रेसी है, क्योंकि डेमोक्रेसी मुख्यतः दो रूप में होती है, एक तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो डायरेक्ट में तो हम जानते ही हैं कि जनता सीधे शासन कार्यों में भाग लेती है, और इनडायरेक्ट में अपने चुने हुए जनता स्वयं शासन कार्यों में भाग ना लेकर के अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन कार्य करती है। तो भारत में प्रतिनिधि लोकतंत्र है, यानी जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का शासन है। और गणराज्य का से तात्पर्य यह है कि जो राष्ट्र का अध्यक्ष है, राज्य का अध्यक्ष भी कह सकते हैं, यानी राष्ट्रपति है, वो वंशानुगत ना हो करके जनता मतलब निर्वाचित होता है प्रत्यक्ष रूप से। फिर हम आगे देखते हैं कि संविधान का उद्देश्य क्या है। तो इसमें संविधान का उद्देश्य लिखा हुआ है न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो इसमें लिखा हुआ है 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। और तुम्हें ध्यान भी रखना है कि सीक्वेंस में ही याद करना है, क्योंकि कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है कौन से का उल्लेख नहीं है, और सीक्वेंस में रखिए। आजकल जो कम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें क्वेश्चन का पैटर्न बदलता रहता है। फिर स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया है, विचार, अभिव्यक्ति। और ये भी ध्यान रखना है, कई बार पूछा भी गया है कि जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय है उसका उल्लेख कहाँ कहाँ किया गया है। तो प्रस्तावना के साथ साथ नीति निर्देशक तत्व में भी इसका उल्लेख किया गया है। फिर जो 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं वो है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो इनका उल्लेख मौलिक अधिकार में भी किया गया है, और इन 5 के नाम याद रखना है, क्योंकि यह पूछ लिया जाता है कि कौन सी प्रस्तावना में कौन सी स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। फिर अवसर की प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए अवसर दिए जाएंगे, और ये आर्टिकल 16 में भी इसका उल्लेख किया गया है अवसर की समता का। आगे है प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, यानी प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा की रक्षा की जाएगी, और इस राष्ट्र की एकता, अखंडता को बनाए रखने के लिए बंधुत्व बढ़ाने के लिए, यानी इसमें बंधुता शब्द का यूज किया है, यानी ये जो पूरा संपूर्ण भारत है वो एक परिवार के रूप में होगा, और परिवार के रूप में अपना परिवार समझ के ही काम करे, एक दूसरे की गरिमा का सम्मान करे, एक दूसरे को के मान सम्मान की रक्षा करे, और राष्ट्र की एकता, अखंडता को खंडित ना हो, इसलिए इसमें बंधुता शब्द को जोड़ा। और ये हमने फ्रांस की क्रांति से लिए स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। दृढ़ संकल्प होकर के अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, यानी हमारा संविधान कब लागू हुआ यह भी स्पष्ट किस में हो रहा है, उद्देशिका यानी प्रियम्बल में लिखा है कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को। और साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 394 में भी इसका उल्लेख किया गया है कि कब संविधान लागू होगा, यानी 16 अनुच्छेद थे जो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हुए थे, आंशिक रूप से लागू हुआ था। तो अगर ये पूछा जाए कहाँ कहाँ इसका उल्लेख किया गया है कि संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू होगा, तो यह है उद्देशिका यानी प्रस्तावना और आर्टिकल 394। तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, इसमें तिथि भी है मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो यानी अंगीकृत का मतलब ये है कि एडॉप्ट करते हैं हम इसे, अधिनियमित का मतलब है कि लागू करते हैं, और आत्म अर्पित का मतलब है यानी इसी संविधान को स्वयं को सौंपते हैं।
तो इस प्रकार जो हमारा संविधान है वो कब लागू हो रहा है, यह प्रस्तावना से स्पष्ट हो रहा है कि 26 नवंबर 1949 को यह मतलब अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित किया गया। अब आगे इसका महत्व है उसके बारे में भी हम जानेंगे कि इस प्रस्तावना से ही मतलब हमें पता चलता है कि जो हमारे संविधान निर्माता है वो क्या चाहते थे, उनका विजन क्या था, उनकी फिलॉसफी क्या थी। इसी से हमने देखा कि ये पता चल रहा है कि कब ये हमारा कब हमारा संविधान लागू होता है। इसी से यह पता चलता है कि हमारी सरकार कैसी है। इसी से यह स्पष्ट होता है कि जो हमारी सरकार है उसका उद्देश्य क्या है। ठाकुरदास भार्गव ने तो यहाँ तक भी कहा कि प्रस्तावना हमारे संविधान का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और उन्होंने इसे संविधान की आत्मा कहा। और जो प्रारूप समिति के एक सदस्य थे KM मुंशी, उन्होंने इसे संविधान की जन्म कुंडली कहा। थैंक यू वेरी मच।